जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। और आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर विदेश नीति की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर उदयभान सिंह सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है पुनः। धन्यवाद संदीप। सबसे पहले इस बात के लिए मैं भी आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो यह एक श्रृंखला शुरू किया, अनेक अवरोधों के बावजूद आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यह श्रृंखला कंटिन्यूअस जारी है। मैं अपने दर्शकों से यह वादा करता हूं कि यह सीरीज कंटिन्यूअस चलती रहेगी, केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं होगी बल्कि भारत का विभिन्न देशों के साथ संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्मुख जो चुनौतियां और मुद्दों हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत की विदेश नीति के सम्मुख वर्तमान में क्या चुनौतियां, इसको लेकर के भी हम एक रोज चर्चा करेंगे। महाभारत के एपिसोड की तरह से यह भी हमारा श्रृंखला, हमारी सीरीज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की किसी न किसी रूप में सतत रूप से चलती रहेगी। इसके लिए संदीप, मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं जो सतत रूप से जारी रखने का निरंतर प्रयास करें और हमको भी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति तो जरूर है, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। वह मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है संदीप। बिल्कुल सर, धन्यवाद। सर, चूंकि हमने इंदिरा गांधी जी की विदेश नीति को डिस्कस कर लिया है, इंदिरा गांधी जी के दो टर्म के बीच में दो और प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल आता है, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल मोरारजी देसाई जी के बाद है 6 महीने का, और मोरारजी देसाई का कार्यकाल 2 वर्षों का है। तो आज हम सर कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दोनों को हम कवर अप कर रहे हैं, उनकी विदेश नीति के जो भी डेवलपमेंट रहे। तो सर, मोरारजी देसाई जी से शुरू करते हैं। हम समझना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल यह होगा कि मोरारजी देसाई की विदेश नीति के केंद्रीय तत्व क्या थे? देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार 1977 में पराजित होती हैं, सत्ता से बाहर होती हैं कुछ वर्ष के लिए। इस दौरान भारतीय राजनीति के क्षितिज पर मोरारजी देसाई का उदय होता है। हालांकि मोरारजी देसाई का उदय अचानक नहीं होता। मोरारजी देसाई कांग्रेस के एक प्रमुख और वयोवृद्ध नेता थे। वह श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों से असंतुष्ट होकर के अलग हो गए थे और जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। सत्ता में आने के बाद जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के कहने पर मोरारजी देसाई को अपने संसदीय दल और लोकसभा में नेता चुना और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके पहले वह उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री जैसे पद संभाल चुके थे। भारतीय राजनीति के लिए नए नहीं थे, लेकिन राजनीति के क्षितिज पर प्रधानमंत्री के रूप में उनका उदय होता। तो मोरारजी देसाई की जो विदेश नीति का केंद्रीय तत्व, मोरारजी देसाई ने रणनीतिक स्वायत्तता और व्यवहारिक कूटनीति पर आधारित आदर्शवाद के स्थान पर भारत की भू राजनीति को सुरक्षित करने को प्राथमिकता दिया। तो उनकी विदेश नीति का केंद्रीय तत्व था रणनीतिक स्वायत्तता के साथ साथ भारत के भू राजनीतिक हितों की रक्षा करना। बिल्कुल सर, मोरारजी देसाई जी की विदेश नीति के अन्य तत्व क्या रहे? इसके अलावा मोरारजी देसाई की विदेश नीति का तो प्रमुख केंद्रीय तत्व हमने बताया रणनीतिक स्वायत्तता के साथ साथ भारत के भू राजनीतिक हितों की रक्षा करना। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत कम रहा, लगभग 2 वर्षों का रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति में एक सुधार करने का प्रयास किया। उनकी विदेश नीति मुख्य रूप से 5 तत्वों पर आधारित। पहला, वास्तविक गुटनिरपेक्षता की स्थिति। दूसरा, पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना और बहाली करना। तीसरा, अमेरिका और पश्चिम के साथ संबंधों को पुनः एक नई दिशा देना। चौथा, सोवियत संघ के साथ
अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना और पांचवा परमाणु सुरक्षा के संदर्भ में कठोर दृष्टिकोण अपनाना था। कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से कहीं न कहीं विमुख हो चला था। भारत का झुकाव सोवियत संघ और वारसा के देशों के तरफ अधिक हो गया था। चाहे यह परिस्थिति जन्य था या मजबूरी था या श्रीमती इंदिरा गांधी का सोवियत संघ के नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंधों का मधुर होना बताया जाता। मोरारजी देसाई ने निरपेक्षता को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने सोवियत संघ और अमेरिका के साथ एक समान दूरी बनाकर चलने का निर्णय लिया और दोनों के साथ संतुलन बनाने पर बल दिया। सर, मोरारजी देसाई जी के कार्यकाल की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसका मैं चाहूँगा कि आप जिक्र करें। पाकिस्तान के संदर्भ में जब उन्होंने काहुटा में जो परमाणु कार्यक्रम बना रहा था पाकिस्तान, उसकी जानकारी जब हमारे रॉ के एजेंटों ने जुटाई थी, तो जैसे ही मोरारजी देसाई जी को ये बात पता चली तो इन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री को ये बात बता दी। तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा वो किस्सा। अब देखिए, मोरारजी देसाई पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहाली पर विश्वास करते थे। 1971 के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध कटु हो गए। हालांकि 1972 में शिमला समझौते के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे यथार्थ के धरातल पर लाने का प्रयास किया। 1975 के बाद बांग्लादेश के साथ भी हमारे संबंध खराब होने शुरू हो गए। तो मोरारजी देसाई पड़ोसियों के साथ संबंध बहाल करना चाहते थे, संबंधों में विश्वास बहाली करना चाहते थे। जब मोरारजी देसाई सत्ता में आए, उनकी सत्ता में आने के कुछ दिनों के बाद ही जो था जुल्फिकार अली भुट्टो जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उनको फांसी दे दी जाती है। तख्ता पलट होता है, जियाउल हक सत्ता में आते। मोरारजी देसाई एक तरफ पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन वह इंदिरा गांधी की विदेश नीति से सहमत भी नहीं थे, उसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में भारत की एक नई गुप्तचर संस्था रा का गठन किया था, जिसने पाकिस्तान के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मोरारजी देसाई के संदर्भ में कहा जाता है कि वह भारत की कई गोपनीयता को लीक किया, जिसके संदर्भ में हमारे पास कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर इसकी परिचर्चा की जाती है। रा के बारे में दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने रा को सार्वजनिक कर दिया। कहा जाता है कि इसके बारे में कुछ जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी शेयर किया और कहा जाता है कि जिसके बदले में पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से उनको सम्मानित किया, जो हमारे देश में भारत रत्न दिया जाता है। उसी तरह पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान है। इसको लेकर कहा जाता है कि पाकिस्तान के प्रति मोरारजी देसाई बहुत साफ दृष्टिकोण रखते थे, उदार दृष्टिकोण रखते थे। गोपनीय सूचनाओं को जाने अनजाने या श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिक्रिया में उन्होंने जो है ऐसा किया जिसे हम नितांत गलत मानते हैं। सर, एक फिल्म भी आई थी, उसमें सिद्धार्थ कपूर ने या समथिंग एक्टिंग किया था। उसमें एक ऑपरेशन रोमियो चलाया जाता है। तो उसी के अंतर्गत उस समय जब मोरारजी देसाई जी ने जियाउल हक को सूचना दी कि तुम काहुटा में परमाणु संयंत्र लगा रहे हो, यूरेनियम एनरिच कर रहे हो, हमारे रॉ के एजेंटों ने बताया, तो उसके बदले में पाकिस्तान ने हमारे रॉ के बहुत सारे एजेंट मार दिए। हाँ, बिल्कुल सही कहना है संदीप। जब रॉ के बारे में सार्वजनिक जानकारी हुई तो पाकिस्तान सरकार ने रॉ के एजेंटों की खोज भी करने लगी। यह भी कहा जाता है कि भारत सरकार ने भी उनको कुछ जानकारी दिया, जिसके फलस्वरूप रॉ के सैकड़ों एजेंट मारे गए। संख्या तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह घटना कहीं न कहीं यथार्थ पर आधारित। दूसरी बार ऐसा ही हामिद अंसारी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी होता है, या उसके पहले जब हामिद अंसारी ईरान में भारत के राजदूत थे उपराष्ट्रपति बनने के बाद,
तो उनके बारे में कहा जाता, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने एक टीवी चैनल पर डिबेट शो में कहा था कि हामिद अंसारी जब ईरान में राजदूत थे और जब भारत के उपराष्ट्रपति बने तो उन्होंने तमाम जानकारी, भारत के खुफिया जानकारी उन्होंने लीक कर दिया। ईरान और पाकिस्तान में रा के सैकड़ों एजेंट मारे गए और रा की गोपनीय जानकारियां, जिससे रा यूपीए शासन काल में काफी कमजोर हो गया था। सर, ये तो रही पाकिस्तान की बात। अब हम समझना चाहते हैं कि मुरारजी की विदेश नीति के अंतर्गत अन्य पड़ोसियों को क्या स्थान दिया गया? देखिए, मुरारजी देसाई की विदेश नीति में अन्य वह बांग्लादेश के नए शासकों के साथ संबंधों की शुरुआत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं, जिससे कि बांग्लादेश के साथ संबंधों को बेहतर बना, लेकिन उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। हाँ, उन्होंने 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जो उनकी सरकार में विदेश मंत्री थे, उनको चीन की यात्रा पर भेजा। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच एक प्रकार से संवाद समाप्त हो गए थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने अटल बिहारी वाजपेयी को चीन यात्रा पर भेजा और चीन के साथ एक संवाद की शुरुआत होती है। लेकिन एक ऐसे समय में वाजपेयी चीन की यात्रा करते हैं जब संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम पर आक्रमण करता। उस समय वाजपेयी जी भारतीय राजदूतावास में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। यहाँ पर भारत की विदेश नीति की सम्मुख चुनौती उत्पन्न। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी चीन यात्रा को अधूरा छोड़ करके वापस लौटना पड़ता, लेकिन मोरारजी देसाई ने एक संवाद की शुरुआत किया। श्रीलंका हो, नेपाल हो या भूटान हो, मालदीव के संदर्भ में कहा जाता है कि मोरारजी देसाई की कोई स्पष्ट विदेश नीति नहीं थी, वह नेहरू के द्वारा स्थापित विदेश नीति पर ही चलने का प्रयास किया। सर, कहा जाता है कि मोरारजी देसाई की विदेश नीति इंदिरा गांधी जी की विदेश नीति में एक सुधार था। हाँ, यह सही है। श्रीमती इंदिरा गांधी का झुकाव चाहे परिस्थिति जन्म हुआ हो, मजबूरियों के कारण हुआ या सोवियत संघ के नेताओं के साथ उनके पुराने व्यक्तिगत संबंधों के मधुर होने के कारण हुआ हो, श्रीमती इंदिरा गांधी का झुकाव सोवियत संघ के प्रति अधिक था। विशेषतः 1971 के बाद अधिक हो गया। उसके पहले भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने समाजवादी अर्थव्यवस्था के पैटर्न पर चलते हुए कुछ कदम उठाए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना या राजाओं का प्रिविवर्ष समाप्त करना, जिसके कारण उनका झुकाव परिलक्षित होता। हालांकि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका की भी यात्रा किया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के साथ उनके संवाद बेहतर नहीं हुए। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन द्वारा आयोजित डिनर का भी उन्होंने बाइकाट कर दिया था। तो ऐसे में भारत और अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पश्चिम अमेरिका और पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को एक तरह से पुनर्बहाल करने का प्रयास किया। जो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में कटु हो गए थे, उसमें गर्मजोशी का अभाव हो गया था। मोरारजी देसाई के शासन काल में पुनः गर्मजोशी देखने को मिली। मोरारजी देसाई ने अमेरिका की यात्रा किया, जिसका परिणाम यह रहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर 1978 में भारत की यात्रा पर आए और भारत के साथ एक संबंधों को उन्होंने दिया। लेकिन इसका आशय यह नहीं कि भारत ने सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया, ऐसा नहीं। सर, मोरारजी की विदेश नीति में अमेरिका का विशेष महत्व है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अमेरिका के साथ उन्होंने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। थोड़ा सा और हम जानना चाहेंगे। देखिए, मोरारजी देसाई कहीं न कहीं एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। तो मोरारजी देसाई ने अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के लिए संबंधों को बेहतर बनाना शुरू किया। मोरारजी देसाई ने अमेरिका के साथ कोई रक्षा या सामरिक समझौता नहीं किया, लेकिन मोरारजी देसाई ने अमेरिका के साथ संबंधों को एक नई, जो हमारे आर्थिक संबंधों में
गतिरोध उत्पन्न हो गए थे, उसको पुनर्बहाल करने के साथ संवाद की श्रृंखला शुरू किया। अमेरिका के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। मतलब जो एक संबंधों पर बर्फ जम गई थी, उस बर्फ को पिघलाने का काम किया। कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका के साथ रक्षा समझौता हुआ, सामरिक समझौता हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सर, चूंकि आपकी पुस्तकें भी हैं विदेश नीति पर, अब हम पूरी बातचीत को समराइज करते हुए हम ये समझना चाहते हैं कि मोरारजी देसाई जी की विदेश नीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोरारजी देसाई की विदेश नीति को हम एक संतुलित विदेश नीति मानते हैं। उन्होंने सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों को और अधिक व्यवहारिक बनाया। मोरारजी देसाई जहां अमेरिका की यात्रा किया, उसके बाद उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा किया। सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को व्यवहारिकता के धरातल पर उतारने का जो हमारे ऊपर यह आरोप लगना शुरू हो गया था 1971 के बाद कि भारत की विदेश नीति सोवियत केंद्रित हो गई है, इस को कलंक तो हम नहीं कहेंगे, बल्कि इस आरोप को उन्होंने दूर करने, सोवियत संघ के साथ अपने सामरिक संबंधों को जारी रखते हुए उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि सोवियत संघ के साथ जो हमारे संबंध हैं, किसी अन्य देश के साथ जो हमारे नए संबंध बनेंगे वह सोवियत संघ के संबंधों में बाधक नहीं बनेंगे। हम एक तरह से मोरारजी देसाई ने भारतीय विदेश नीति को डिहाइफनेट करने का प्रयास किया कि हम अलग अलग देशों के साथ अलग अलग आधार पर संबंधों को स्थापित करेंगे। मोरारजी देसाई की विदेश नीति संतुलित विदेश नीति थी। मोरारजी देसाई की विदेश नीति का एक खूबसूरत पहलू है कि वह परमाणु परीक्षण को लेकर के काफी दृढ़ थे। उनका कहना था कि परमाणु जो प्रतिषेध संधि है वह भेदभाव मूलक है। दृढ़ता के साथ उन्होंने विरोध किया ताकि भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। मोरारजी देसाई की विदेश नीति में दृढ़ता भी दिखाई पड़ती है, देश की संप्रभुता भी दिखाई को सुरक्षित करने और संतुलन का तत्व भी हावी दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सर, इस पूरी बातचीत से मेरी जो समझ विकसित हुई वो ये कहती है कि मोरारजी देसाई की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन की विदेश नीति। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा, उन्होंने संतुलन बनाने का प्रयास किया। उनसे मुझे जो लगता है कि उन्हें से जो गलती हुई, रा के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, यह उनकी एक राजनीतिक भूल कहूं या चूक कहूं, यह उनकी विदेश नीति पर एक काला धब्बा के रूप में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सर, क्योंकि प्रधानमंत्री थे तो जानबूझकर तो उन्होंने नहीं ही किया होगा। सर, मोरारजी देसाई जी का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 को समाप्त होता है और अब चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 28 जुलाई 1979 और इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 तक रहता है। इस 6-7 महीने के कार्यकाल को हम आपके नजरिए से समझना चाहते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह विदेश नीति पर अपना कोई छाप नहीं छोड़ पाए जी। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 1 महीने का रहा, कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में वह 6 महीना रहे। एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो प्रधानमंत्री के रूप में संसद में जाने का उन्हें अवसर नहीं मिला। 15 या 20 दिन बाद ही संजय गांधी के दबाव में आकर श्रीमती गांधी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विदेश यात्रा भी करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। उनकी कोई अपनी विदेश नीति नहीं थी, कोई मेजर डेवलपमेंट, कोई ऐसा डेवलपमेंट मुझे नहीं देखने को मिलता है। उनकी विदेश नीति पंडित नेहरू द्वारा जो स्थापित विदेश नीति रही उस पर आधारित। इस दौरान ऐसा कोई प्रमुख घटनाक्रम भी नहीं हुआ जिन पर उनको अपना निर्णय लेना पड़ा। इसलिए उनकी विदेश चौधरी चरण सिंह की कोई अपनी विदेश नीति में नहीं मानता हूं। जो भी थे पंडित नेहरू या पिछले प्रधानमंत्रियों की जो विदेश नीति थी उसी पर उन्होंने आगे बढ़ा। उनका कार्यकाल बहुत संक्षिप्त रहा। सर, अब चूंकि
चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल में जैसा कि आपने बताया कि विदेश नीति में कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं रहा, तो अब आप मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम अगला एपिसोड राजीव गांधी जी पर लाएं या कुछ अतिरिक्त? नहीं, अगर हम विदेश नीति की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं तो हम एक कंटिन्यूअस इसको, तो अगला एपिसोड हमें राजीव गांधी पर लाना है जी, जिससे कि हम, क्योंकि राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति में परिवर्तन भी हुए हैं, महाशक्तियों के बीच संवाद की भी श्रृंखला शुरू हुई है, उनकी कार्य योजना के कारण परमाणु परीक्षण पर रोक भी लगी है, उन्होंने महाशक्तियों के बीच संबंध स्थापित करने में या दोस्ती निभाने में भी उनका, तो हमारा जहां तक मानना है कि इसके बाद हमें जो है राजीव गांधी की विदेश नीति पर ही चर्चा करना अधिक उपयुक्त होगा। बिल्कुल सर। तो साथियों, अब आज हमारी इस चर्चा में मोरारजी देसाई जी और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में सर ने काफी अच्छी जानकारी प्रदान की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। और सर की पुस्तक, सर जो आपकी मैग्रा हिल वाली पुस्तक है वो मार्केट में अभी अवेलेबल है? हाँ, हमारी पुस्तक मैग्रा हिल पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विविध आयाम और चुनौतियां। इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एबीसीडी से शुरुआत की गई है। भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कालखंडों में विदेश नीति क्या, भारत के विदेश नीति में क्षेत्रीय दृष्टिकोण क्या, भारत की विदेश नीति के सम्मुख चुनौतियां क्या, इन सब पर सारगर्भित रूप में प्रकाश डाला गया। इसके साथ साथ जो है अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन जैसे क्वाड के बारे में, I2U2 के बारे में या आसियान के बारे, सब पर विस्तृत रूप से प्रकाश, यानी कि अपडेटेड पुस्तक है। बिल्कुल सर। तो साथियों, सर की किताब आप लोग देखिए, मार्केट में है। आदरणीय डॉक्टर उदयभान सर बहुत ज्ञानी और गुणी व्यक्ति हैं। इनके जो व्यक्तित्व में विविध रूप हैं, क्योंकि सर विदेश नीति के साथ साथ घरेलू राजनीति पर भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो हम कभी सर से घरेलू राजनीति पर भी एक जो है सीरीज चलाएंगे। तो सर इस बातचीत के लिए आपका बेहद धन्यवाद, और फिर साथियों मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सर धन्यवाद।